सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। इससे पहले कि प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करूं, ये बताता चलूं कि अब से 2 रोज़ कबल तक वो जो रूह अफ़ज़ा की सबील यहाँ लगी हुई थी वो आज से बंद हुई। मैं वापस आ गया हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और जमहूरियत के जितने मामे हैं वो कमर कस लें, मैं तैयार हूँ। वालिए नाम निहाद रियासत मदीना मेरे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म का एक और मज़ाहिया फरमान। ज़ाहिर है कि मुमकिन नहीं है कि ऑफ़िस आ रहा हूँ और वज़ीर-ए-आज़म मुझे खाने कमाने का मौका ना दें। फरमाते हैं कि साल गुज़िश्ता की हुकूमती कामयाबियों को उजागर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का मुखातिब थे काबीना के वो वज़रा जिनकी लॉटरी निकल आई है इस तब्दीली की हुकूमत में, मगर जब वक्त बुरा हो तो ऊँट पे बैठे एक मखलूक काट लेती है जिसका नाम शर्मा हुजूरी में लेना मुनासिब नहीं है। ऐसा ही कुछ हमारे अनमोल रत्नों के साथ भी हुआ। शेख रशीद के बाद फैयाज द ग्रेट चौहान भी हरीम शाह का निशाना बन गए, जिन्होंने इमरान खान साहब की सदा पर लब्बैक कहते हुए हुकूमत की कारकर्दगी बल्कि हुकूमती अनमोल रत्नों की कारकर्दगी उजागर करने के लिए एक ज़बरदस्त, दिलचस्प, इन्वर्टेड कॉमाज में इंफॉर्मेटिव ऑडियो टेप लीक कर दी, ऑडियो कॉल। इससे पहले सदा के कुंवारे ब्रैकेट में बज़ाहिर शेख रशीद रेलवे वाले, उनके भी कुछ कारनामे हरीम शाह ने जो हैं वो दिखाए थे। शेख रशीद भी इसमें कुछ अजीब व गरीब किस्म की बातें, बहरहाल जो अभी इसका तज़किरा यहाँ करना मुनासिब नहीं है, मौजू धर्म बरम हो जाएगा, करते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन ये पहला मौका नहीं है कि जब हरीम शाह नामी ये आफत, ये बला इमरान खान सरकार वालों पर गिरी है। इससे पहले भी ये नाइट गाउन पहन करके खुली पिंडलियों के साथ दरवाजे पे लात मार के वजारत खारजा में पहुंच चुकी थी। भाई वो वीडियो तो दिखा दो अल्लाह का वास्ता, शेख रशीद को दिखा, क्यों बिला वजह दिल ख़राब कर रहे हो। वो दरवाजे पे लात मारने वाली जो चश्मकुशा वीडियो है वो ख़ास तौर पे मैंने कहा था ना, नहीं ये भी नहीं है। दरवाजे पे लात मार के मौसूफ़ा नाइट गाउन में और जो आई थी, अच्छा वो निकाल नहीं पाए। बहरहाल यूट्यूब पर टाइप कर लीजिएगा आप लोग, मिल जाएगी। मतलब इसमें क्या है, यूट्यूब पे क्या नहीं मिल जाता। तो इस मुल्क में अब हैरत की बात है, समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं कन्फ्यूज आ गया हूँ। बताया गया था ये नाम, ये रियासत मदीना बनाने चले, ये तो मुझे अहमद शाह रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले की हुकूमत लग रही है। अल्लाह माज़ल्ला, प्लीज़ पार्डन मी सेइंग सो। ये छटाक भर की औरत, ये कभी वजारत खारजा में कूद जाती है। शाह महमूद कुरैशी जो है वो लिहावड़ के सो जाते हैं, उनको पता ही नहीं बारात कहाँ जा रही है। चौकीदार 2 माली सस्पेंड हो गए थे, पहले भी मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था। उसके बाद शेख रशीद अहमद, उससे फारिग हुए तो अब ये फैयाज चौहान जो हर मरतबा अपनी दिहाड़ी पे खुद ही लात मार के चले जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये हुकूमत है हरीम शाह की, महविश हयात की या इमरान खान की। अब ये पता चलाना है, आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। खान साहब फरमाते हैं कि माशी और सिफारती कामयाबियाँ उजागर की जाएँ। जी हुजूर, बिल्कुल आप सही फरमाते हैं। माशी कामयाबियों की गवाह वो भूख, नंग और अफलास है जो हमारे सरों पर मुसल्लत है आपके आने के बाद से। और रह गई सिफारती कामयाबी, तो अभी ताज़ा तरीन जूता जो हमें पड़ा है मलेशिया कॉन्फ्रेंस से, कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस से आपके फ़रार की सूरत में, वो भी अब उजागर करने के लिए रह क्या गया है। हातिम ताई की कब्र पर लात मारना मेरे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म का शेवा बन चुका है। न जाने कितनी मरतबा मैं अपने प्रोग्राम में ये लाइन यूज़ कर चुका हूँ। मैं थक गया, वज़ीर-ए-आज़म नहीं थके। स्टेमिना जो है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन है ना। फरमाते हैं कि शदीद सर्दी में कोई भी शेल्टर के बगैर न रहे, मैं मगर बनीगाला की चोटियों पे ही पाया जाऊंगा। अब ये
सुन करके हवा में पाकिस्तान जो है वो दंग रह गई है कि या खुदा कितना मेहरबान है मेरा ये वज़ीर आज़म, खाने को रोटी नहीं देता, लंगर खाने में उठा के पहुंचा दिया, सर पे छत थी वो छीन ली और उसके बाद तंबू दे दिया कि लो बेटा रहो आराम से, और उसके बाद कहता है कि घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, चीखें निकली जा रही हैं, आप कह रहे हैं घबराना नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने हमें डरावा देते हुए ये भी ऐलान किया कि अब मैं अगले महीने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाऊंगा। अल्लाह अकबर, न जाने अब कौन सा शगुफा सुनने के लिए मिले। जब मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, नज़र बद से बचाए अल्लाह ताला इन्हें, पड़ोसियों की उम्र भी इन्हीं को लग जाए, जब किसी फोरम पे जाए अल्लाह का बड़ा शुक्र है हमें इधर उधर ही देखना पड़ा कि अल्लाह ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, सुनूंगा तो किसी की भी नहीं। शाह महमूद कुरैशी खड़े हुए हैं कि दीगर ममालिक के वफूद आ रहे हैं, वज़ीर आज़म ने टांग पे टांग रखी, बस सिगार दांतों में दबाने की देर थी। ये यूट्यूब पे ये भी मिल जाएगा इंशाल्लाह, आपको कोशिश कीजिए। नवाज शरीफ पर एतराज़ था कि वो लिखी हुई तकरीरें करता है, हुजूर भंड मारता है, मतलब वो भी भंड मारता है, लिखे हुए भी मिस्टर को मैसेज पड़ जाता था, लेकिन ऐसा आपने तो तैयब रदगान को भी डस लिया। वो बेचारा शर्माया शर्माया घूम रहा है, वो 90 साल महातीर मोहम्मद बेचारा मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, मतलब कुछ तो रहम करें, हम लोग तो चलो रियाए हैं। वज़ीर आज़म के कराची के दौरे की बहुत तामझाम थी, बहुत बताया जा रहा था पीटीआई वालों की जानिब से, अब टीपू सुल्तान आ रहे हैं, अब वो सारे वज़ीर आज़म जो हैं वो हमारे मसाइल जेब में डाल के घर ले जाएंगे। अब ये तस्वीर ज़रा देखिए, इसमें जितने लोग हुकूमती जोमा जितने भी नज़र आ रहे हैं, जितने भी अवाम के जमहूरियत के ठेकेदार नज़र आ रहे हैं, इनके चेहरों पे ये तमानियत, ये सुरूर, ये लुत्फ देख करके आपकी रातों की नींदें नहीं उड़ जाती। इन लोगों को आप वोट दे करके लाएं, इनको तो पता ही नहीं है कि अवाम के मामलात क्या हैं। असद उमर साहब का तो चलो बनता है, रक्स के ऊपर लोगों को एतराज़ है, मुझे नहीं है, वो अपने साहबजादे की शादी में चलो ठीक है वो अपना दिल बिचौरी कर रहे थे, उनका तो बनता है, अभी उनकी वजारत भी मिली है, चलो वो डबल एक इंजॉयमेंट हो गई। मतलब हम किधर हैं, और हमारे जितने चाचे मामे इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, वो जो वोट ले करके आकर के बैठे हैं, मतलब ममदू, मोहसिन और मुरब्बी, सब इनके चेहरों पे ज़रा छाई हुई वो देखिए ज़रा, जस्ट चिल वाली फीलिंग, आपको पता चल जाएगा कहाँ हम सर फोड़ते रहे। ताजिरों ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की हसरत पूरी की है, फ़ोटो सेशन का इनेकाद कम अज़ कम हुआ है। ताजिरों ने अपनी कारोबारी मुश्किलात वज़ीर आज़म को बताई हैं, जैसे कि वो कंट्रोल कर लेंगे या उनके पास कुछ है, बताइए। ताहम आज की जो टॉक ऑफ द टाउन है वो है चेयरमैन पीपल्स पार्टी की, वो ताज़ा तरीन, वो बल्कि माजी करीब की वो धमकी जिसमें उन्होंने कहा था कि लात मार के हुकूमत गिरा दूंगा। वो लात उनकी हवा में ही रह गई, पेशकश उन्हें हुकूमत गिराने की एमक्यूएम को करनी पड़ गई। हुकूमत गिराने की उन्होंने मिन्नतें तरले फरमाते हुए कहा है कि एमक्यूएम हुकूमत गिराने में हमारा साथ दे, हुकूमत गिराने में एमक्यूएम आपका साथ दे और अपनी दिहाड़ी बर्बाद कर ले। हुजूर अगर आप एमक्यूएम को उससे ज़्यादा दे सकते हैं जो उसको इस वक्त मिल रहा है तो आइए बात कीजिए। एमक्यूएम क्या, पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात अल्हम्दुलिल्लाह दस्तयाब है, हमारा माजी गवाह है। मतलब इस वक्त भी पीटीआई में जितने लोग वजीर हैं क्या वो पीटीआई के थे? नहीं, इधर उधर से पकड़े गए ज़्यादातर, तो ये कौन सी नई बात है। दूसरा, उन्होंने कहा कि विफाक की वजारतों के बदले हम सिंध में वजारतें देंगे। अब इतनी कच्ची गोलियां भी नहीं खेली हैं एमक्यूएम, इन्वर्टेड कॉमास में नाम निहाद पाकिस्तान वालों ने, वो पाकिस्तान वाले कहें, लबनान वाले कहें, लाइंजेरिया वाले कहें, हैं तो बेचारे एक ही। उनको पता है आखिरी दफ़ा की मेहनत हो रही है, अब आखिरी दफ़ा में जो कुछ है वो ठीक है। लेकिन मेयर कराची फरमाते हैं बिलावल भुट्टो के बयान के फ़ौरन बाद कि एमक्यूएम अवाम के मफाद में किसी के साथ भी जा सकती है। अवाम गलत कह गए, एमक्यूएम अपने मफाद में किसी के साथ भी जा सकती है। जैसा कि मैं ऑन ईयर कह चुका हूँ कि एमक्यूएम इसराइल में अगर उसको हुकूमत बनाने की दावत दी जाए तो एमक्यूएम इंशाल्लाह वहाँ भी जाएगी, वजारतें तगड़ी होनी चाहिए। ताहम वसीम अख्तर के बयान से 180 डिग्री का यू टर्न, सियासत में यू टर्न राइज हो चुका है, लेते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान के तर्जुमान ने फरमाया पीटीआई की मौजूदा हुकूमत के साथ इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं किया। अल्लाह अकबर, कुछ इलाज इसका भी है, चारा गना है कि नहीं। मतलब एमक्यूएम फी सबीलिल्लाह इत्तेहाद कर रही है। आप ये देखिए, सिंध हुकूमत थर के अवाम को भी इंसान समझे, ये कहना है एमक्यूएम का। एमक्यूएम का
15,000 खिलाड़ी नॉकआउट कराने वाली उस MQM का जिसका माजी खून, बोरीबंद लाशें, भत्ता, कत्ल गारत, हड़ताल और पता नहीं क्या क्या, वो कह रही है थर के अवाम को भी इंसान समझो। अब बताइए, ओ भाई मेरे, कराची में भी इंसान ही रहते हैं जिनको बेवकूफ़ बना बना करके वोट ले करके और अब तक सियासी जमातें अपने गुलछर्रे उड़ाती रही हैं। आपका तो पता नहीं, आप तो शायद नहीं है उसमें, आप तो MQM पाकिस्तान है। बहरहाल मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान बोर हो रहे होंगे, मैं उनकी तरफ जाता हूँ। जमशेद चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए जमशेद साहब के पास जाऊँगा। हुज़ूर वाला कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ सर। आपसे दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से इल्तिमास है कि मेरी आवाज़ अभी थोड़ी सी घुटनों चलने के लायक हुई है, खड़ी नहीं हुई है। थोड़ा सा रहम फरमाइएगा, जो सवाल पूछा जाए अगर आप जवाब दे करके खामोश हो जाएंगे तो फिर मुझ पर मेरे गले पे एहसान होगा। मैं ये जानने की तलब रखता हूँ हुज़ूर वाला कि ये मोहम्मद शाह रंगीले की सरकार है या तब्दीली वालों की सरकार है? ये रियासत न्यू मदीना बनाने चले थे और ये गुलछर्रे उड़ाते फिर रहे हुकूमती वज़रा। नाइट गाउन पहन करके जो औरत, मतलब उसका किरदार कितना अच्छा होगा ये तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। वो कौन सा बेहुदा गाना था यार, वो बिल्ली 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 गाना गाने वाली और वो ठुमके लगाने वाली, वो कितनी आला पाए की खातून होंगी, वो भी मैं समझ सकता हूँ। उसको भी अवार्ड दे दिया, चलो समझ में आता है, अंधी लगी हुई है। लेकिन ये फैयाज चौहान, शेख रशीद, अब तो फिर एक ही दो नाम रह गए, मतलब बाकी तो सारे लुटा गए। क्या कहेंगे सर? देखें अपना आरफीन, मैं यहाँ पे पार्टी के तर्जमान हूँ। मैं पार्टी की कोई परफॉर्मेंस, कोई स्ट्रेटजी, कोई पॉलिसी, कोई आप कह लें कुछ सियासी बात वो तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी का, आप कह लें किसी के पर्सनल किरदार का जवाब जो है शायद मुनासिब नहीं है कि मैं दूँ, और ना मैं देना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि ये बात ज़्यादा बेहतर है कि फयाज चौहान साहब या शेख रशीद साहब खुद करें। नहीं, मैं आपसे इस बात का जवाब मांग भी नहीं रहा हुजूर, मैं आपकी बात, आपकी पोजीशन समझता हूँ। वजारत खारजा में अगर कोई औरत आधे कपड़ों में कूद जाए, वजारत खारजा, वज़ीर खारजा उसका जिम्मेदार है या नहीं, या उसका नज़ला माली और चौकीदार पे गिरा करके वज़ीर खारजा जो है बरी ज़िम्मा हो सकता है? इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? चलिए इसका जवाब दीजिए। मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी लैप्स है, नहीं होना चाहिए था डेफिनेटली। मतलब आप कह रहे हैं कि इस बात को वज़ीर ख़ारजा से इधर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे आप कह रहे हैं ये आप जो ज़िम्मेदारान हैं, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि उसे अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि कोई गैर संजीदा आदमी वज़ारत ख़ज़ाना के, वज़ारत दाखिला, वज़ारत ख़ारजा के आप कह लें ऑफिस में चला जाए, तो ये आप कह लें कि मतलब इट वाज ए सिक्योरिटी लैप्स, नहीं होना चाहिए था और उसके ज़िम्मेदारान को सज़ा मिलनी चाहिए डेफिनेटली। इट वाज नॉट जस्ट सिक्योरिटी लैप्स सर, अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट जस्ट सिक्योरिटी लैप्स। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपका जवाब मिल गया, थैंक यू सो वेरी मच। मैं मोहतरमा शाहिदा रहमानी के पास जाऊँगा। मैडम कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैडम ये मुझे बताइए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक भरी महफिल में ये जानते बूझते कि अभी मेरे पास ये ग्रीन पासपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह है, उनकी हुकूमत ने मुझसे ये हक़ छीना नहीं है, बात अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर पाऊँगा चाहे एक हफ़्ते के बाद ही सही, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी फरमा दिया है। जस्टिस वजीउद्दीन अहमद कहते हैं कि ये NRO, अपोजिशन कहती है कि ये NRO प्लस है। जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब का एक बयान मैंने रखा था जो कि यहाँ से गायब हो गया, उन्होंने भी इसकी एक टेक्निकल तौजी, उन्होंने बताया था कि ये एक्सटेंशन है NRO की। मैडम उसके बाद हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म का ये कहना कि ये किसी कीमत पर एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे, ये किस किस्म का मज़ाहिया बयान है? और एक मरतबा अगर वज़ीर आज़म ने नवाज़ शरीफ को जाने की इजाज़त दे दी, जिसका एतराफ़, जिसका इंकशाफ जाते जाते साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर गए थे, इमरान खान साहब की यॉर्कर को उन्होंने ख़ुद उन्हीं के ऊपर उल्टा दिया था, इमरान खान साहब माँ से मुँह देखते रहने के और कुछ नहीं कर सके थे, उसके बाद अब क्या ज़रूरत पड़ी थी एक और बार ये मामला इसको उठाने की?
देखिए आरफिन, जहाँ तक बात है इमरान खान साहब की, तो उन्होंने तो उनकी तो मैं समझती हूँ कि माजी की तमाम स्पीचेस उठा लें और किसी भी अपोजिशन की ज़रूरत नहीं, उसी को आप लगा दें तो आप पूरा प्रोग्राम भी कर सकते हैं और उनकी कारकर्दगी का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस वक्त जबकि पार्लियामेंट पे जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अभी 27 दिसंबर की स्पीच में कहा कि ताला लग चुका है, यानी पार्लियामेंट के ज़रिए ना तो कानून साजी हो रही है, ना पार्लियामेंट के इजलास चल रहे हैं। पार्लियामेंट में जो मुंतखब नुमाइंदे जाते हैं अपने अपने हल्के के मसाइल को उजागर करते हैं। मुल्क में जो दरपेश चैलेंजेस हैं इस वक्त, जो महंगाई है या और हर तरह के मैं समझती हूँ महाज पर हुकूमत पसपा हो चुकी, उन मसाइल को उठाने की वही एक फ़ोरम होता है। लेकिन अफसोस के साथ मैं आपको मालूम है कि सेकंड टाइम MNA हूँ और ये 1.5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर हमारा कोई बिज़नेस नहीं आता। हर जगह आप देखें कि कल तक ये कहते थे कि महंगाई के हवाले से, या अब जो हुकूमत चल रही है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू चल रही है। आपने देखा कि एक ऑर्डिनेंस वो आया जिसके अंदर फौरी तौर पर जब आपके अपने लोगों को नैब ने तंग करना शुरू किया तो आप इमरान खान साहब की वो स्पीच निकालने कहते हैं जी मेरे अपने लोग बैठे हैं जो इससे मुस्तफ़ीद होंगे और यकीनन उनको फ़ायदा होगा। तो अगर ये हुकूमत सिर्फ अपने लोगों को नवाजने के लिए, अपने दोस्तों को नवाजने के लिए इस तरह के ऑर्डिनेंस लेकर आएगी, माजी में जो तनकीद किया करते थे कि अकरबा परवरी हो रही है, दोस्तियों को निभाया जा रहा है, ख़ानदानी मौरिसी सियासत हो रही है, अब वो तमाम चीज़ें, या तो आप एक तरफ कहते हैं कि ये मैं रियासत मदीना का तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी जिसने वो करके दिखाया, उनके बाद ना कोई आया है ना कोई आएगा। आप तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जो बुनियाद थी वो सच्चाई थी और सादिक और अमीन कहलाए। तो उसकी 40 साल के बाद जब उनको ये लक़ब मिला, उसके बाद आपको नबूवत अता हुई थी। यहाँ तो सच्चाई तो है ही नहीं, हर बात को जिसे हम झूठ दरोगोई कहते हैं उसको आप यूटर्न कह देते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि आप कहते रहे NRO नहीं दूंगा, आप कहते रहे मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर चोरों और डाकुओं को आपने अपने सफ़ों में बैठाया और NRO देकर मैं तो पहले भी आपके इंसाफ की जानिब रुख करने की इजाज़त आपसे चाहूँगा। कैबिनेट में बैठाया, राइट। जमशेद साहब, हुजूर वाला, 3 मुख्तलिफ ख़बरें हैं लेकिन सवाल एक ही है। समझदार इतने आप भी हैं कि सवाल क्या है वो आप समझ सकें और उसका जवाब देने की सही कीजिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम को अरसाल कर दी गई है। दूसरी खबर बता रही है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। 2019 में गैस 55%, बिजली 18.5%, ईंधन 16% महंगा हुआ। और तीसरी और आखिरी चश्मकुशा खबर बताती है PTI दौर में बिजली 15 बार महंगी की गई। सार्फिन पर 570 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। ऊपर से के इलेक्ट्रिक को जो लूट मार की इजाज़त दी है कराची में, वो एक अलग मौजू है जिसको पूरे सेगमेंट में भी कंप्लीट करना मुश्किल है। हुजूर, पिछला वाला चोर था, उससे पिछला वाला डाकू था, यही करते करते 5 साल टाइम पास करते रहेंगे, या इस किस्म की खबरों में ये जो झूठ सच इन्वर्टेड कॉमास में बताया जा रहा है, जो आपकी कारकर्दगी का नाकाबिल तरदीद चश्मकुशा मुंह बोलता सबूत है, जो इमरान खान साहब का और आपकी सरकार का मुंह चढ़ा रहा है, इसकी भी ज़रा तरफ फिक्र कर लिए हुजूर। अच्छा, इसमें नूरुल आरिफीन, ये बड़ा अच्छा सवाल आप देखिए, थोड़ा सा सब्र से ना सुन लेना। आपका गला ख़राब है, मैं दुआ करूँगा कि आपका गला मुझे डिस्टर्ब ना करे ख़राब होने के बावजूद। देखें, इसमें बड़ी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि 38 अरब रुपए का माहाना लॉस था बिजली में, जो कि ज़ीरो होने जा रहा है। इसका मतलब 480 अरब रुपया, 480 अरब रुपये का माहाना सालाना लॉस था बिजली में। इसी तरह 156 अरब का सुई सदरन और सुई नार्दर्न में लॉस था, जो अब ज़ीरो होने जा रहा है। और जब आप कह रहे कर्ज़ की पीते थे मैं और सर धुनते थे कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, आप मतलब जो आपके कर्ज टू द डेट टू द GDP था 88% पे चला गया और आपकी इकानमी बिल्कुल लैप्स करके डेट ट्रैप में शक्ल हो गई। आज आपकी इकानमी प्रॉपर एक शेप में आ गई है। आपका ट्रेड डेफिसिट था वो कम हो गया, 23% आपकी इंपोर्ट कम हो गई, 8% पिछले महीने आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ज़ीरो हो गया, जो कि 20 अरब डॉलर था। और हर वक्त आपके पास सिर्फ 50 दिन के रिज़र्व्स थे इंपोर्ट करने के, आज आपके पास माशाल्लाह 10 महीने के रिज़र्व्स हैं।
डेफिनेटली अवाम इससे परेशान ज़रूर होगी कि महंगाई हुई है महंगाई, लेकिन आप कह लें कि महंगाई होने का जो नतीजा आया है, आप कह लें महंगाई उस लेवल पे नहीं हुई जितना अच्छा उसका नतीजा आया है। नतीजा ये आया कि आज आप कर्ज की तरफ नहीं जा रहे, आप कर्ज उतारने की तरफ जा रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, आपकी इंपोर्ट कम हो रही है, आपके फॉरेन रेमिटेंस बढ़ रहे हैं, आपकी लास्ट मंथ अगर आप देखें तो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव कर गई, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंप्रूव करना शुरू हो गई। आपका जितनी जाली या फेक चीज़ें थी, आप अब दुनिया में 10 ऐसे मुल्कों में आपका जिक्र हुआ जो बेस्ट इंप्रूवर थे, टॉप इंप्रूवर जिन्होंने इंप्रूव किया है, जिन्होंने थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। देखिए मैंने आपकी पूरी बात सुनी। ना थोड़ा आप कर लेना, थोड़ा सा तवक्कुफ आप भी कर लेना प्लीज, थोड़ा सा तवक्कुफ आप भी कर लेना। देखें जितने इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर जितने भी हैं वो इंप्रूव किए, जो चीज़ें इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती है उन्होंने इंप्रूव किया है। मैं समझता हूँ कि इस लिहाज पे हमारी परफॉर्मेंस को अप्रीशिएट करना चाहिए। आपके जो हैव नॉट्स थे उनकी तरफ आपके सारे रिसोर्सेज का रुख हुआ, और 153 अरब की आप कह लें सिर्फ पंजाब के वज़ीर आला ने 153 अरब के जो आप कह लें कब्जा ग्रुप थे उनसे ज़मीनें छुड़ाई। यहाँ पे आपके बेनामीदारों से सर अब नहीं चुप रह सकता। मैं पंजाब के वज़ीर आला की कलाई पकड़ लूँ, खुदा की कसम 10 रुपए की शर्त लगाई वो छुड़ा के दिखा दें, वो वज़ीर आला मतलब खुदा का खौफ करें यार, मतलब वो वज़ीर आला कैसे किसी से कुछ छुड़वा लेगा यार? मतलब सर ये बात ना करें, ये देखिए सीरियस शो है। मुझे नहीं समझ आती कि आपको बढ़ के मारने का, बढ़ के सुनने का कितना शौक है। भाई छुड़ाई उसने 153 अरब की कब्जा ग्रुपों से जमीनें छुड़ाई उसने, ठीक है, उसने परफॉर्म किया, उसने बढ़ के नहीं मारी, उसने शोर नहीं किया, लेकिन उसने अपना काम किया है। यहाँ पे पहली बार 8 यूनिवर्सिटी, पहली बार पंजाब में नामनहाद एक कठपुतली वज़ीर आला है, मैं समझ रहा हूं। जरा थोड़ा सा तवक्कुफ की, सीट बेल्ट बांधिए। पंजाब में कभी ऐसा वज़ीर आला नहीं आया था जिसको ये कहना पड़े कि मैं वो शहबाज शरीफ हूँ। जरा सब्र कीजिएगा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आपने वैसे एक बात है, सियासतदानों को मैं एक बात नहीं कहा, किसी और ने सर वो चमचा ही था ना, मतलब चमचा ही था और क्या होगा यार? आप देखें तो समझे तो बात तो, वो बेचारे तो ये बोलने की सकत भी नहीं लगते, वो तो मीडिया पे आकर के कहते हैं मैं नया हूं ना, मुझे पता नहीं है। अगर किसी बंदे की जुबान सर अगर दिहाड़ी लगाने के लिए किसी गरीब किसी मिस्कीन की जरूरत थी तो मुझे ही ले लेते। आपको ऐसे ही जी हुजूर चाहिए था अंगूठा लगाने के लिए, चलो मैं आ जाता हूँ, मतलब। और आप सीरियस लताइफ सुनाने पे आ गए, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। गला भी बैठ रहा है और थोड़ा सा ब्रेक पे जाना है। कहां से आ गया? नाजरीन यह वक्त एक मुख्तसर सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, ब्रेक पर जाने से पहले जमशेद साहब ने फरमाया बड़के मारने वाली बात। बड़कों पे मुझे याद आया, एक बड़क तो बिलावल जरदारी साहब ने भी मारी थी। उन्होंने कहा था लात मार के हुकूमत गिरा दूंगा, वो लात हवा में ही रही। अब हुकूमत को गिराने के लिए बिलावल साहब को MQM को उधार लेना पड़ रहा है, हालांकि MQM उधार पे कभी कोई काम नहीं करती, ये बात तारीख से साबित है। और जो दिहाड़ी आप उसको देना चाह रहे हैं वो मैच हो नहीं रही। कहाँ विफाक की वजारतें, कहाँ सूबे की वजारत, क्या मिलेगा उसमें? तो मतलब क्या हुआ, वो सारी हेकड़ी किधर गई? देखिए आरफिन भड़के मारने की जहाँ तक बात रही तो ये तो मालूम है कि किसका लीडर किस तरह भड़के मारता रहा, किस तरह कंटेनर के ऊपर जब तक ये अपोजिशन में थे तो खड़े होकर जितनी भड़के मारी, पार्लियामेंट पे भी हमला हुआ, PTV पे भी हमला हुआ, इदारों पर भी हमला हुआ, हर एक वो ज़बान इस्तेमाल की गई जो माजी में कभी आपने ना सुनी है और ना ही किसी और पार्टी, सियासी पार्टी से सुनेंगे। और वो कल्चर को इंट्रोड्यूस करा गया, और नवाज शरीफ और जो ज़बानें इस्तेमाल की गई वो तो सबको आपको पता है कि भड़के किसने मारी। किसने कहा था कि हम हुकूमत जो है वो हुकूमतें ऐसे नहीं चलती महंगाई करके, हम कभी भी बिजली और गैस की कीमतें महंगा नहीं करने देंगे। और आज अभी आपने एदाद शुमार बताया कि कितने महंगे हो
हो गए, ये तो इस तरह से बयान फरमाते हैं जैसे ये किसी, एक मिनट मेरी बात तो मुकम्मल हो, कि ये किसी खलाई सैयारे में थे जहाँ इन्हें कुछ मालूम नहीं था, अचानक इनको इक़्तिदार मिल गया, फिर इन्हें ये पता चला कि ये इतने कर्जे थे तो इतना ये था, और अब जो ये सारी बातें इसी तरीके से लॉलीपॉप माजी में भी देते रहे, अभी भी चीमा साहब बैठ के इस तरह के बता रहे हैं जैसे मईशत जो है बहुत खूबसूरत अंदाज से चल रही है, कि अल्लाह करे हम खुद चाहते हैं कि हमने तो मईशत के लिए इन्हें दावत दी ऐवान में कि आप आएँ और मईशत के लिए हम सब मिल के साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन मईशत का जो हाल है पूरी कौम को पता है, और इस वक्त पूरी कौम जिस अज़ाब में है वो सब निजात के लिए दुआ कर रहे हैं। तो और दूसरी बात ये कि वो अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं। आप बिल्कुल वजह आप फरमा रहे हैं कि जी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि किस वक्त भी हुकूमत कैसे गिराई जा सकती, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि जमहूरियत को इस मुल्क से डिरेल करें। अगर आज इस मुल्क में जमहूरियत चल रही है तो वो भी पीपल्स पार्टी के मरहून मिन्नत है, वरना जो 2018 के इंतखाबात, मैडम फिर आप कंफ्यूज हैं आपके लीडर, क्योंकि लीडर तो कहते हैं कि यहाँ डिक्टेटरशिप है, आपको जमहूरियत नजर आ रही है। तैयार नहीं था। अब मैं आपके सवाल की तरफ आ रही हूँ आरफीन, मैं उसी आपके जवाब की तरफ, सवाल के जवाब की तरफ आ रही हूँ। अब अगर आज उनको ये दावत दी गई तो इसलिए दी गई कि हम कराची, आप लोग कल तक कहते थे कराची में काम नहीं हो रहा, आपने देखा कि हमने रिकॉर्ड तरक्याती काम शुरू भी किया। अरे मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ, मैं यहाँ बैठने से पहले वादा करके आया था किसी से कि ये सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन आपने मुझे मंजिल तक पहुंचा के छोड़ा। जरा थोड़ा सा ब्रेक लगाइएगा। अब देखिए क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट। जरा थोड़ा सा तवक्कुफ आप फरमाएंगी तो सवाल देखिए। फिर आप ये मानती है ना भुट्टो जिंदा है? बेशक। अच्छा, जो जिंदा होता है वो चलता फिरता भी है, टहलता भी है, घूमता फिरता भी है। वो भुट्टो अगर कहीं यूनिवर्सिटी रोड की तरफ निकल गया तो वो उस गड्ढे में नहीं गिर जाएगा जो 88 अरब रुपए की आपने लागत से सड़क बनाई, उसमें अगर गिर गया। नहीं, आप इधर उधर मत जाइए मैडम, मेरा सवाल पहले पूरा होने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। एक मिनट मैडम, पहले मैं आपको पूरा सवाल सुना दूं, उसके बाद आपका जवाब सुनूंगा। अगर भुट्टो, वो वाला भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो नहीं, खुदा न खास्ता, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, मैं खुद उनका मोतरिफ हूं। वो जिस भुट्टो का भूत दिखा के आप लोग हुकूमत में आते हैं, मैं उस भुट्टो की बात कर रहा हूं। अगर वो यूनिवर्सिटी रोड के उस गड्ढे में गिर गया जो 88 अरब रुपए की लागत से सड़क बनी है, और उसके बाद उसमें इतना बड़ा गवाह है कि वो किसी को भी शर्म दिलाने के लिए काफी है, तो उस भुट्टो के साथ क्या होगा जरा ये बताइए। उसके बाद फिर क्योंकि उसके लिए भी मेरे पास एक सवाल मौजूद है। वो जियाउल हक की कब्र पे खड़े होकर के जिंदा है भुट्टो, जिंदा है कि नारे लगा करके तमस्खुर उड़ाने वाले, मैं उनसे शर्त लगा रहा हूं, मैं उनसे शर्त लगा रहा हूं। जियाउल हक का ताल्लुक था पाकिस्तान आर्मी से, वो था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जिस सड़क पे GHQ, जिसके इख्तिताम पे GHQ है, उस सड़क के कोने पे खड़े होकर के दिल में डिक्टेटर मुर्दाबाद, भुट्टो जिंदाबाद का नारा लगा के दिखाइए, 98 मैं दूंगा। देखें, हमने हर जगह खड़े होके कहा, और ये आप जितना भी कह दें, मैंने आपसे कहा कि अगर आपने शहीद के लिए ये लफ्ज कहा और उसका मजाक उड़ाया तो आपने कुरान की उस आयत नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं तो वाज़ेह कर चुका हूं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, क्यों मुझे गुनाहगार कर रही हैं? तुम्हें उसका शऊर नहीं, ठीक है। लेकिन मैं, और ये भुट्टो को जिसका दर्द आपको हमेशा है और रहेगा कि वो जिंदा क्यों है, तो वो अपने अभी आपने जिसका एतराफ़ किया अपने उन कारनामों की वजह से, और उसको जो नाहक ना करदा गुनाह की सजा में हैंग किया गया, बिल्कुल है का वो किरदार बन गया जो कभी भी, जिसको आप खत्म नहीं कर सकते बावजूद कोशिश के। बिल्कुल है। और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी को खत्म करने की जिसने कोशिश की वो तो खत्म हो गया, बिल्कुल है। जिसने उससे बगावत करके गया वो अपने अंजाम को पहुंचा, लेकिन भुट्टो और पीपल्स पार्टी जिंदा है। हमारा ये मिशन है, ये विजन है। नहीं, वो वाले भुट्टो की बात कर रहा हूँ, वो जो यूनिवर्सिटी रोड की तरफ जा सकता है खुदा न खास्ता कभी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो भुट्टो के से तजदीद अहदे वफा किया, उनसे वादा निभाने के लिए वहां पे हमने ये जलसा किया। अच्छा, जलसे गड्ढे के पास भी नहीं जाएंगे आप? अच्छा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। अब मैं जमशेद साहब के पास जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा मैडम, शो का टाइम जरा लिमिटेड है। सिराजुल हक साहब ने एक पुरानी खबर फिर जारी फरमा दी है। जमशेद साहब, हुजूर ये क्या हुआ, हम नहीं खेल ले। वो कह रहे हैं वजीर आजम मुल्क चलाने की अहलियत नहीं लगते। ये बात तो वजीर आजम को भी पता है, ये पुरानी खबर फिर जारी कर दी। और दूसरा, सर वो गैरत ब्रिगेड कहां गई? वो जो तलवार निकाल के टीपू सुल्तान, सलाउद्दीन अय्यूबी को फरोख्त कर रही होती थी। तिलौर के शिकार के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात का 18 रुकनी वफ्द पसनी पहुंच गया और उन्हें सिक्योरिटी के हिसार में शेख सरवर पैलेस लाया गया।
सर ये वही लोग नहीं है जिन पर नवाज शरीफ से दोस्ती का इल्ज़ाम था, नवाज शरीफ को जिसको उसकी अगली पिछली नस्लों की ऐसी तैसी कर दी जाती थी और कहा जाता था कि मैं आ गया तो मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। इमरान खान साहब का इख्तियार छोड़ के चले गए क्या? नहीं, देखिए इसमें नूरुल आरिफिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तो कोई ज़ाती दोस्ती में किसी को शिकार खिला रहा है, उसमें आप कह लें कि उसके मुल्क को फ़ायदा नहीं हो रहा, उसकी आप कह लें कि टूरिज़म को फ़ायदा नहीं हो रहा, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहे, उसके अवाम को बेनिफिट नहीं मिल रहे, तो फिर डेफिनेटली हमें इस बात पर बड़ा एतराज़ है। लेकिन अगर आप कह लें कि उसके मुल्क को उसका बेनिफिट मिल रहा है या उसके अवाम को बेनिफिट मिल रहा है, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ये आपके जो भी रिसोर्स हैं वो टूरिज़म के हवाले से हों, वो आप कह लें कि आपके खूबसूरती के हवाले से हों, वो वाटर के हों, वो आपके होटलों के हों, वो आपके मुल्क की खूबसूरती के हों, वो सारे के सारे यूटिलाइज होते हैं। तो सर्वर पैलेस में रह रहे हैं, कहाँ का होटल? अगर तो इमरान खान ने कोई पर्सनल रिलेशनशिप में, अगर पर्सनल रिलेशनशिप पे कोई ऐसी चीज़ हो तो उस पर डेफिनेटली हमें इतराज़ होगा। मैं समझता हूँ कि इमरान खान के इस तरह का रिलेशनशिप किसी के साथ भी नहीं है कि जिसने आके कि उसको छुड़ाना हो। नहीं, वो टीपू सुल्तान की तलवार कहाँ गई? जंग लग गया उसको, कहाँ चली गई? वो जो निकाल लेते थे, सौंत रहते थे, कहते थे कि मैं नहीं छोड़ूंगा, वो किधर गई? देखिए हमने तो मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ कि सारे जितने भी आपका एक्शन है इस वक्त, इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि इमरान खान ने कहीं भी पर्सनल रिलेशनशिप पे किसी बंदे को सपोर्ट नहीं किया, किसी को फेवर नहीं किया। आप कह लें कि मेरिट पे काम किया है और उसमें मेरिट पे नहीं, मजबूरियों पे सरकार चल रही है सर। मतलब अब लताइफ और वो भी अनइंटरप्टेड, क्या हो गया? मेरिट काय के मेरिट? सऊदी शाह ने बुला करके डांट दिया, कुआलालंपुर से फरार आपने इख्तियार कर लिया, काय का मेरिट? किधर है मेरिट? मोहम्मद बिन सलमान ने तड़ी नहीं लगाई। मजबूरी भी मेरिट होती है यार, मजबूरी भी मेरिट होती है। मैं अगर आपके लाखों लोग सऊदी अरब में काम, यार प्लीज देखिए नूरुल आरिफिन ये सीरियस प्रोग्राम है, प्रोग्राम आपका है, लेकिन मैं आपको ये जरूर गाइड करूंगा कि इस तरह नहीं है, इसका तमाशा ना बना, अपने प्रोग्राम का खुद तमाशा ना बनाए, बात सुनने दे, बात करें और बात सुनने दे, सुने जरा, ये नहीं है तरीका बात करने का। सो मुझे बात करने दे प्लीज़। ये क्या तरीका है कि आप अच्छा सो मैं कह रहा हूँ कि देखें इसमें आप कह लें कि अगर आपके लाखों लोग सऊदी अरब में हैं, आपको $5 अरब $5.5 अरब वहाँ से सालाना आता है, तो ये एक मजबूरी है, आपको अंडरस्टैंड कर। फिर अगर आपने तेल उधार लेना तो ये एक मजबूरी है। कर्ज इमरान खान ने नहीं लिया, कर्ज मैंने नहीं लिया, कर्ज 70 सालों में लिया गया है और उन लोगों ने लिया जिनकी पिछली गवर्नमेंट थी। आज अगर आप उस कर्ज के नीचे बंधे हुए हैं, अगर आप उस कर्ज के नीचे बंधे हुए हैं, आप अगर आपके अगर 30 लाख लोग सऊदी अरब में रहते हैं, तो उन लोगों की आपको मजबूरी जो है ये एक पॉपुलर डिसीजन करना, एक बड़क मार देनी, एक आप कह लें कि को मौला जट बन के आप कह लें कि मैंने ये कर दिया, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं झुकूंगा और बाद में आप करें, वो और बात है। और एक पॉपुलर एक मेरिट पे डिसीजन करना और बात है। मैं समझता हूँ कि कुआलालंपुर में ना जाके इमरान खान ने प्रॉपर डिसीजन किया है। मैं उस डिसीजन को बबांगे धोल मैं कह रहा हूँ कि मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक फैसला है। अगर आज इमरान खान सऊदी अरब को नाराज़ करते हैं, अमेरिका को नाराज़ करते हैं, चाइना को नाराज़ करते हैं, UAE को नाराज़ करते हैं, ये 4 ऐसे मुल्क हैं जिन लोगों से अमेरिका का हैदराबाद है, लेकिन चाइना, UAE और सर आपकी पूरी बात को मैंने तवज्जो से सुना। यहाँ ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब इमरान खान, वो इमरान वज़ीर आज़म है, वो इमरान खान जिसने टीपू सुल्तान की तलवार को अपने बिस्तर के नीचे छुपा करके और उसके ऊपर तकिया वकिया रख दिया ताकि कोई इसको देखने ना पाए, वो इमरान खान जब नंगी तलवार बन करके कंटेनर पर चढ़ता था तो कहता था मैं डोनाल्ड ट्रंप के घर में भी कूद जाऊंगा, वो कहता था कि मैं इसको भी लूट लूंगा, वो कहता था मैं उसको भी देख लूंगा, वो कहता था मैं उससे भी निपट लूंगा, वो कहता था मैं ये भी कर लूंगा, मैं दिल्ली भी फतह कर लूंगा, मैं कुस्तुनतुनिया तक चले जाऊंगा। ऐसी बड़कें खुद आपके लीडर साहब बहुत मार चुके हैं, जिस बड़क पर आपको एतराज़ था कि मैं मार रहा हूँ। खैर सर, मतलब थोड़ा सा अगर घुटना मुड़ेगा तो पेट की तरफ जाएगा, मैं समझता हूँ। मजबूरी भी किसी चीज़ का नाम है। आपने खुद कहा, मैं जो हंसा था दरअसल वो उसी जुमले पे हंसा था, उस नादिर और नायाब एतराफ़ पर जो एतराफ़ जुर्म आपने अभी फरमाया कि मजबूरी भी मेरिट का दूसरा नाम है। नाजरीन, मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मेरे मेहमान बदस्तूर मौजूद हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा, 2 खबरें आपकी नज़र करता चलूँ, उसके बाद आपसे जवाब जानने की कोशिश करूँगा। पारकर में सर्दी की शदीद लहर, 3 बच्चे ठुठर कर जाँ बहक। DHO फरमाते हैं बच्चों की अमवात का अहम सबब बच्चियों की कम उम्री में शादी है।
वो कहाँ है? मतलब अगेन मेरा सवाल वही है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात नहीं कर रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, भाई मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात नहीं कर रहा। वो चीज़ भुट्टो को दिखा दिखा के डराते हैं आप, वो कहाँ है? वो बेचैन क्यों नहीं हो रहा? बिलावल साहब को क्यों इधर नज़र नहीं आता? दूसरी बात, सिंध में 2019 में कुत्तों ने 2 लाख अफराद को काटा, लोग मरते रहे और सूबाई हुकूमत इंसदाद कुत्ता मुहिम शुरू करने के बजाय आवारा कुत्तों को पत्थर न मारने की तलकीन करती रही। किधर है बिलावल? नहीं छोड़ूंगा। जमहूरियत, जमहूर मर रहा है, जमहूरियत का आएगी? सॉरी मैम, इस सवाल का जवाब अगर आप इनायत करें। जी आरफीन, ना तो जमहूर मर रहा है और ना ही जमहूरियत ख़त्म हो रही है। अल्लाह ने चाहा तो जमहूरियत भी इस मुल्क में चलेगी और आवाम की ताकत से ही चलती है जमहूरियत। और ये आवाम का मैंडेट है कि हम जो है हमारी तीसरी मरतबा हुकूमत जो है सिंध में बनी है कंटिन्यूसली। और थरपारकर में जो तारीख़ी काम हमने किए इससे पहले माजी में नहीं थे, और यही वजह कि वो नशिस्तें जो थरपारकर में कभी हमारी नहीं थी, आवाम ने हम पे एतमाद करके दिया। अगर ये एक हकीकत है कि कम थरपारकर या सिंध का जो रूरल एरिया है या हमारे पाकिस्तान के और दीगर रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे एजुकेशन की कमी है, जहाँ या तो वो सिस्टम जो चल रहा है जहाँ पे बच्चियों की शादी हो जाती है, जब उन कवानीन को बनाया भी हमने ही है, सिंध गवर्नमेंट से हमने उसको सिंध असम्बली ने उन्हें पास भी किया है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन इसलिए मुश्किल है कि जो हमारी रवायात और फरसूदा रवायात में है कि कम उम्र में बच्चियों की शादी हो जाती है, फिर वो बच्चे जल्दी जल्दी होते हैं, उन्हें संभालने का शऊर नहीं होता। नहीं, एक मिनट, एक आदमी ने 105 साल की उम्र में शादी की, बच्चे तो होंगे ना, मिसाल है, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये बच्चियों की कहाँ से आप बात ले गई? डीएचओ की अहमकाना बात को आप जैसा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी अगर बयान करेगा तो ये तो बहुत हंसने वाली बात है। मैं बात कर रहा हूँ टुटरने की सर्दी में आप बच्चियों की शादी में चली गई। ने जो रियलिटी है कि वो उन्होंने ये बताया कि जब बच्चियों की कम उम्र में शादी होती है वो बच्चों को उस तरीके से, जब बच्चा बहुत ज़्यादा, एक तो कम उम्र के अंदर शादी वो कई मसाइल को जन्म लेती है, फिर वो बच्चों की जो पैदाइश होती है, शादी दर हकीकत एक खुद बहुत बड़ा मसला है। इस बात का तो मतलब अब मैं आपसे क्या कहूँ, बहुत सारे लोग ये बात समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। शादी बजाते खुद एक बहुत बड़ा मसला, मैं ये बात नहीं कर रहा। ये नहीं कि सिर्फ थरपारकर में, पूरे पाकिस्तान में सर्दी की शदीद लहर है और पूरे पाकिस्तान में, लेकिन आपकी नजर चूंकि सिर्फ सिंध गवर्नमेंट पे बुग़्ज़ है, पीपल्स पार्टी के अंदर है, आप बुग़्ज़ है भुट्टो के अंदर, आप यही है कि भुट्टो। तो मैं अभी जमशेद इकबाल चीमा पे क्यों बॉक्सिंग कर रहा था? मैं इमरान खान से क्यों बुग़्ज़ बोल ले रहा था? मेरा मद्दे मुकाबिल हर वो साहिब मसनद है जो यहाँ चेयरमैन बन करके, चैंपियन बन करके मूंछों को ताव देता हुआ इख्तिदार में आएगा। वो जो कोई भी होगा, वो मेरा सगा बाप क्यों नहीं होगा, मैं उसको इसी तरह से पूरे दूंगा। आप इस तरह तनकीद करते रहा करें, हमें अपनी इस्लाह का मौका। मैं तनकीद करता रहूंगा लेकिन आपसे जवाब कख नहीं मिलना। बताइए, मैं कह रहा हूँ सर्दी, आप कह रही है बच्चियों की शादी, और भाई शादी से तो बताते खुद बहुत सारे मसले जन्म लेते, इस बात का तो यानी शायद मैं भी हूँ। देखिए मैं भी वंस अपॉन अ टाइम मैं भी बहुत खुश था, उसके बाद एक दिन मेरी शादी हो गई, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ मोहतरमा। हो जाता है मुख्तलिफ अमराज के अंदर, तो क्या उसको रोक के बैठ जाएंगे अगर किसी की? अरे तो बिलावल साहब अपने महल्लात क्यों नहीं छोड़ देते इन गरीबों के लिए? ये सीधा सा सवाल है। चलिए इसकी तरफ आइए। कहा जी, क्या फरमा रहे हैं आप? मैडम बस निकल चुकी है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। एक मुख्तसर सा आर्टिकल आपकी खिदमत में। मैडम एक मुख्तसर सा आर्टिकल का इख्तिबास है, जमशेद इकबाल चीमा साहब हुजूर वाला, ये दरअसल ये आपकी तरफ जाता है, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ। आप अपना सवाल रिपीट करें। मैडम मैं आता हूं आपकी तरफ। बिलाशुबा भुट्टो साहब के बाद अगर कोई पॉपुलर लीडर कहलवा सकता है तो वो इमरान खान है, लेकिन अब बड़ी तेजी से उनकी मकबूलियत में कमी आ रही है। उनके अपने हामी भी एक एक करके साथ छोड़ चुके। वो खुद हैरान है कि क्या वाकई ये वो तहरीक इंसाफ है जिसे उन्होंने इतने जोश और उम्मीदों के साथ सिर्फ 1 साल पहले वोट डाला था। इमरान खान पाकिस्तान तो न बदल सके लेकिन खुद बदल गए। खान साहब को अवाम की तरफ से मिली हुई बेपनाह पजीराई, इज्जत, एहतराम, साख और इक़्तिदार में से एक का इंतखाब करना था। खान साहब का इंतखाब हमारे सामने है। चलो एक बूथ और टूटा, रऊफ क्लासरा आखिर क्यों? नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। जमशेद चीमा साहब, मानी साहबा, आप दोनों मोअज़्ज़िज़ीन का
आपके सब्र का मशकूर हूँ कि आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला कल बशर्ते ज़िंदगी आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।